हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी की बुक, तो इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड की, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लेसन नंबर 1 को कंप्लीट किया है और प्रीवियस वीडियो जो हैं आप हमारी उनका एक्सेस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर आप हमारी ये जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने लेसन नंबर 1 और सेकंड के थोड़े से पार्ट को कवर किया है। तो हम रिमेनिंग जो पार्ट है लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, जो कि एक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रह चुके, तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये यहाँ से एक्सेप्ट है। तो यानी कि कुछ हिस्सा उनका उठाया गया है उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी से, तो उसको हमने बहुत अच्छे से समझते हुए हम चले हैं। तो आप भी एक एक वर्ड को हमारे साथ अच्छे से समझते हुए चलिए ताकि आपको कभी भी दोबारा जो है इनमें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक हमने जो है इसका यहाँ तक जो है गॉड ब्लेस अमेरिका तक इसको समझा था, इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन की थी। आज हम इसके जो सेकंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग and without wasting your time. A few moments later, कुछ समय के बाद यानी कुछ पलों के बाद, we all lifted our lifted यानी ऊपर की ओर देखना या आंखों को उठाना, पलकों को ऊपर की ओर उठाने को देखने को बोल रहे हैं। We all lifted, हमने सबने अपनी आंखें ऊपर उठाई यानी देखा, ऊपर की ओर देखा, in awe यानी बहुत हैरानी से, as a spectacular array of South Africa's, जैसे spectacular होता है कि बहुत ही हैरान कर देने वाला एक व्यू होता है, नज़ारा जिससे आंखें नहीं हटती हैं। तो कह रहे हैं कि स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, देखें यहाँ पर देखिए, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले एंड यानी कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा जो होता है उसको कहा जाता है ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। जेट्स यानी कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप करियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। अब वो बता रहे हैं कि हमने जैसे ही अपनी नज़रों को ऊपर उठाया, ऊपर की ओर हम देखे तो हम जो है एक खूबसूरत नज़ारा जो हमने देखा साउथ अफ्रीकन लड़ाकू विमानों का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप्स यानी कि बहुत सारे जो जेट्स एक साथ जो चल रहे थे, क्या कर रहे थे, बहुत ही परफेक्ट वे में, जैसे आपने 15 अगस्त पर यहाँ पर देखा होगा हमारी जो आर्मी है, नेवी है, वो जो है अपनी प्रदर्शन करते हैं अपनी कला का, अपनी जौहर का। तो उसमें जो है जेट्स विमान जो होते हैं वो कैसे आसमान में घूमते हैं और तिरंगे की को शो करते हैं। इस तरीके से ही कुछ ऐसा व्यू है यहाँ। फॉर्मेशन उन्होंने बहुत परफेक्ट फॉर्मेशन से वो जा रहे थे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। वो कह रहे हैं ये कोई सिर्फ एक मिलिट्री ताकत को या सैन्य ताकत को दिखलाने का कोई एक प्रिसीजन यानी कि एक क्लियर पॉइंट नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। परंतु ये क्या था, एक प्रदर्शन था मिलिट्री का यानी हमारी सेना की जो लॉयल्टी है, उसकी जो ईमानदारी है किसके प्रति, लोकतंत्र के प्रति, उसका भी एक प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो एक नई गवर्नमेंट जो वहाँ पर आई थी आफ्टर द अपार्थिड गवर्नमेंट के बाद यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बहुत ही आज़ादी से और बहुत ही सही और फेयर तरीके से चुनी गई थी। यानी कि जो नेवी जो आर्मी जो होती है दोस्तों, उसकी लॉयल्टी जो है सरकार के प्रति, क्योंकि मिलिट्री के हाथों में ही जो होती है हमारी रक्षा सुरक्षा देश की होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी, कहीं ना कहीं नहीं, मेनली जो है उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी गवर्नमेंट पर। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पलों के पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कि जो ऊंचे पदों पर जो जनरल्स होते हैं साउथ अफ्रीकन की जो डिफेंस फोर्स है, रक्षा जो सेना है और पुलिस है, दे आर चेस्ट बैक्ड विद रिबन्स, उनके जो सीने थे उनके ऊपर जो होता है ना दोस्तों, रिबन्स लगे होते हैं।
उनकी उनकी उच्च पदों के उससे रिलेटेड बैचेस होते हैं। एंड मेडल्स मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, जो कि उन्हें उनके कार्यों के लिए मिले थे। सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेज्ड, और अपनी प्लेज्ड यानी एक ओथ होता है, और अपनी जो है लॉयल्टी, ईमानदारी, अपनी जो है निष्पक्षता, अपनी हमारे प्रति दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल होता है किसी भी चीज़ की तरफ अनअवेयर न होना, यानी कि कॉन्शियस होना, अवेयर होना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनभिज्ञ नहीं था, मैं कॉन्शियस था, यानी कि मेरा पूरा ध्यान था ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य पर, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यानी वो बता रहे हैं कि वे भूले नहीं कि बिफोर कुछ साल पहले ही उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, सल्यूट नहीं किया था, बट अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई है, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो सभी जो है देश के प्रति अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, और किसके प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, और चुने हुए जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनके प्रति। फाइनली अ शेवरन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं फाइनली, अंत में वो कह रहे हैं शेवरन, शेवरन होता है एक पैटर्न होता है, वी शेप में ऐसे बनाया जाता है। आपने नॉर्मली हमारे गणतंत्र दिवस पर और इंडिपेंडेंस डे पर आपने देखा होगा कि जो जेट्स होते हैं वो हवा में कैसे ऐसे वी शेप में जो होता है वो चलते हैं, और वो एक स्मोक छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, देश के झंडे के लिए, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो तिरंगे को जो है आसमान में धुआं छोड़ते हुए बनाते हुए चलते, इसी तरह ये भी जो है अपने देश के झंडे का पैटर्न यहाँ पर बना रहे हैं। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट्स, जेट्स का नाम इम्पाला है, लेफ्ट स्मोक, एक धुआं छोड़ते हुए क्या बना रहे हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का एक झंडे का धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, अब वो कह रहे हैं कि ये जो दिन है मेरे लिए किस तरह का एक सिंबल बना रहा है, एक निशानी बना रहा है। बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम चल रहे हैं, वो यानी कि प्ले हो रहे हैं, चल रहे हैं। एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, यानी कि दो नेशनल एंथम वहाँ पर प्ले हो रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं कि द डे, ये जो दिन था, वह सिम्बोलाइज्ड फॉर, मेरे लिए क्या एक प्रदर्शित कर रहा था, विजन्स ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो वाइट लोग थे उनकी सिंगिंग जो गा रहे थे, उनका जो गीत था उसका एक विज़न दे रहे थे अफ्रीका के लिए, और ब्लैक जो सिंगिंग ब्लैक लोग थे और उनका जो था वो एक अपना विज़न पेश कर रहे थे, ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और ये क्या था, एक ओल्ड एंथम बन गया रिपब्लिक के लिए, यानी कि अफ्रीका के लिए। ऑल दो, यद्यपि, द डे नीदर ग्रुप, although that day, कि यद्यपि इस दिन तक, नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, वो कह रहे यद्यपि कोई भी जो ग्रुप था वो नहीं जानता था इस एंथम के जो लिरिक हैं, ये जो शब्द है, इन्हें नहीं जानता था, जिन्हें कि वो पहले क्या करते थे, डिस्पाइज्ड होता है हेट करना, जिसे वो पहले कभी हेट करते थे, क्योंकि वो सब जो थे वाइट पीपल जो थे वो ब्लैक से हेट करते थे, ब्लैक पीपल उनके ऊपर जुल्म होता था तो वो वाइट पीपल से हेट करते थे। बट आज वो दिन आया है, रिपब्लिक जो कंट्री बनी है, तो उसमें क्या हुआ है कि वो दोनों ही अपना अपना एंथम गा रहे हैं, और वो मिलकर एक एंथम बन गया है, जिससे कि वो पहले नफ़रत करते थे। दे वुड सून, वे जल्दी ही नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वे जल्दी ही हृदय से इस जो सॉन्ग है, इसके जो शब्द हैं इनको जान जाएंगे, यानी कि दिल से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो इनको जान भी जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, इनाग्रेशन मीन्स जिस दिन वो इनाग्रेशन हुआ, जिस दिन ये दिन जो ये चल रहा था ये पूरा इवेंट, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, होता है बहुत खुश होना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इस इतिहास की जो एक सेंस थी, एक उनको ये समझ आ रही थी, उससे जो बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ
इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी कि 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक है, 20वीं शताब्दी का यानी कि 1991 से लगाकर 1990 तक फर्स्ट दशक माना जाएगा, डेकेड माना जाएगा. Few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इन लाइन्स को समझते हैं. आप भी हमारे साथ अच्छे से समझते हुए चलिए. डेकेड को हमने डिस्क्राइब किया है. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, बिटर होता है कड़वा. एंग्लो बोर वॉर हुई, एंग्लो और बोर वार होगी, कोई वहाँ पर हुई होगी. बिफोर माई ऑन बर्थ द वाइट स्किन यानी सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, ऊपर उठाए. पैच्ड अप यानी उन्होंने अपनी जो डिफरेंसेस है थोपे. इरेक्टेड और एक बनाया, इरेक्टेड यानी एक नया किसी चीज़ को ईजाद करना. रेशियल डोमिनेशन होता है रंग के भेद पर किसी के ऊपर आधिपत्य यानी अपनी ताकत से, रेशियल ताकत से, रंग भेद की नीति से दूसरों के ऊपर अपनी ताकत जमाना. अगेंस्ट द डार्क यानी कि जो काली चमड़ी वाले लोग हैं उनके ऑन लैंड यानी उनके अपने ही लैंड पर. तो चलिए समझते हैं दोस्तों. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, ये जो कड़वी एक बहुत ज़्यादा बिटर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक एंग्लो बोर वार हुई. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन पीपल थे, गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका का, पैस्ट अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने क्या किया, अपने जो भेद थे उनको बढ़ाया. एंड और एक ऐसे सिस्टम को, रेशियल ऐसे रंग भेद की नीति को, एक ऐसे डोमिनेशन को, एक आधिपत्य को जन्म दिया. अगेंस्ट द डार्क, किसके खिलाफ किया, जो डार्क स्किन पीपल थे, काली चमड़ी वाले लोग थे, सांवले लोग थे, उनके अपने ही लैंड पर उनके ऊपर जुल्म किया, डोमिनेशन किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर, जो एक पूरा स्ट्रक्चर था वो उन्होंने क्रिएट किया. फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, हार्श यानी बहुत ज़्यादा सख्त, इनह्यूमन अमानवीय, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन. तो चलिए दोस्तों, ये वाली लाइंस जो हैं हम इनको अच्छे से समझते हैं. द स्ट्रक्चर, जो उन्होंने स्ट्रक्चर होता है पूरा, जो उसके एक ढांचा जो उन्होंने तैयार किया था, यानी कि जो अपनी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, जो उन्होंने अपना रवैया अपनाया, दे क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म किया, ऑफ द बहुत ज़्यादा सख्त और अमानवीय जो थी सोसाइटीज़, जिसे कि दुनिया ने आज से पहले कभी जाना है. इतना ज़्यादा वो क्रूर हुए लोगों के प्रति. नाउ इन द लास्ट डेकेड, और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेज में, फर्स्ट डेकेज जो माना जाएगा 1900, सॉरी दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट डेकेड 1991, नो माय अपॉलॉजी, तो रेक्टिफाई कीजिए. 1901 से 1910 तक फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी माना जाएगा, और 1991 से 2000 तक माना जाएगा लास्ट डेकेड. तो नाउ इन द लास्ट डेकेड की बात हो रही है, तो 1991 to 2000 माना जाएगा, 1999 तक. 20th सेंचुरी का जो था लास्ट डेकेड, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा आखिरी 80 का दशक, यानी कि वो 71 से 8th डेकेड, यानी कि वो अपनी उम्र का बता रहे हैं, 71 to 79, ये हो गया 8th डेकेड. दैट सिस्टम हैड बीन, कि अब क्या रही है, जो पूरा सिस्टम है, ओवरटर्न यानी पूरी तरह बदल दिया गया है हमेशा के लिए. रिप्लेस्ड, बदल दिया गया है, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल. और किसके द्वारा बदला गया है, ओवरटर्न यानी तख्ता पलट कहा जा सकता है, बदला जा सकता है. रिप्लेस होता है एक की जगह दूसरे को लाना. वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिसे कि समझा गया, किसने समझा, जो जानता है, किस चीज़ को रिकॉग्नाइज समझता है, द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ, जो सभी लोगों के फ्रीडम, आज़ादी को और राइट्स को अच्छे से समझता है. रिगार्डलेस यानी उसे रिगार्डलेस है, वो इन चीज़ों से उसे कोई महत्ता नहीं है, उसके लिए वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि उनके लोगों के, उनके स्किन के कलर को वो रिगार्डलेस है, कोई महत्ता नहीं देता है, उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट है. तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं. दैट डे, इस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल,
पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। तो इन लाइंस को डिस्कस करते हैं और उनके वर्ड्स को समझते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ अच्छे से समझते हुए चलिए। अनइमेजिनेबल, जिसे इमेजिन न किया जा सके, कल्पना न की जा सके। सेक्रीफाइस होता है हमारी जो हमने जो भी जीवन में सेक्रीफाइस किए हैं। सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जो भी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए जो भी सेक्रीफाइस किए जाते हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हज़ारों जो मेरे लोग हैं उनके सेक्रीफाइसेस। पीपल वो लोग हु सफरिंग यानी दुख, करेज यानी हिम्मत, कैन नेवर बी काउंटेड, काउंटेड यानी गिनी नहीं जा सकती हैं, और रिपेड यानी वापस उनको लौटाया नहीं जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू, ये दिन इस तरह आया है, ये दिन तब आया है। थ्रू किसके द्वारा आया है? थ्रू द अनइमेजिनेबल, की अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हज़ारों लोगों के जो है अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस हैं जो उन्होंने ये देश की आज़ादी के लिए किए हैं। वो लोग जिनके दुख और जिनके हिम्मत को कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं और ना ही रिपे कर सकते हैं, यानी वापस नहीं लौटा सकते हैं। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, ये दिन ऐसे नहीं आया है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया इस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। पैट्रियट्स यानी कि जो देशभक्त होते हैं उनके लिए पैट्रियट शब्द का यूज़ किया जाता है। आई फेल्ट दैट डे, मैं इस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, कि और उन दिनों में भी, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं जो है साधारणतया क्या हूँ, उन सभी पैट्रियट्स का, उन सभी देशभक्तों का एक निचोड़ हूँ। यानी सम ऑफ ऑल दोज, उन सभी के का एक तरह से वो उनकी देशभक्ति को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, एक तरीके से सम अप हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, यानी देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं और जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, ये जो लंबी और एक नोबल लाइन थी ये अब ख़त्म हो चुकी है, और नाउ बिगन अगेन, और दोबारा जो है पैट्रियट्स की जो एक लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी जो सेक्रीफाइस करने वाले लोग थे वो जा चुके हैं, मगर एक दोबारा जो एक लाइन है वो फिर से इनकी देशभक्तों की मेरे साथ शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं इन लोगों का थैंक नहीं कर सकता, इन्हें शुक्रिया अदा नहीं कर सका। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो ये देखने के अब ये एबल नहीं है, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैज़ रॉट, कि वो यहाँ अब देखने के अब नहीं देख पाएंगे, एबल नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? व्हाट देयर, कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं उन्होंने क्या रंग लेकर आया है। हेड रोड क्या यहाँ मतलब लेकर आया है देश के अंदर, यानी क्या चेंजेस अब हो गए हैं उनकी सेक्रीफाइस की वजह से। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्थाइड यानी कि एक रंग भेद की नीति है, कि गोरों को अलग अलग उनके लिए अलग चीज़ होती है, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, और जो रंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से, कम्प्लेक्शन के हिसाब से, उनकी रेस के हिसाब से उन्हें नीचा समझा जाता है। जो ब्लैक पीपल होते हैं, अफ्रीकन पीपल होती है। अपार्थाइड की नीति जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा अपनाई गई थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप, क्या क्रिएट किया? डीप, गहरा और लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाला एक वुंड है, जख्म। वुंड होता है जख्म। इन माई कंट्री, मेरे देश में और मेरे लोगों पर जो है इसने बहुत गहरा जख्म दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी जो है बहुत साल अभी लगाएंगे, बिताएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, ये नहीं कि बहुत लंबी जनरेशन्स जाएंगी इस बात में। रिकवरिंग फ्रॉम दैट, कि इससे जो है प्रोफाउंड होता है गहरा दुख जो उन्हें मिला है, इससे उभरने में अभी उन्हें बहुत साल लगेंगे। बहुत जनरेशन्स नहीं कह रहे वो,
पर काफ़ी वक्त लगेगा. But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Oliver Tombos, Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yosef Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity, that their like may never be known again. तो चलिए दोस्तों ये लाइंस डिस्कस करते हैं. डेकेड्स यानी दशक, ऑपरेशन यानी कि जब किसी को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है जुल्म के साथ, ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा निर्दयता, अनइंटेंटेड यानी कि बिना इंटेंशन के, दैट. तो ये वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं. तो चलिए लाइंस को डिस्कस करते हैं. बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन, पर ये जो जुल्म के जो बहुत दशक हैं, ब्रूटैलिटी के, निर्दयता के, हैड अनदर अनइंटेंटेड इफ़ेक्ट, इनका जो है बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट पड़ा जिसे बताया नहीं जा सकता. एंड दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस. और ये क्या था, इसने क्या प्रोड्यूस किया, यानी कि जब जुल्म होता है तो कुछ ऐसी जो है शख्सियतें उभर कर आती हैं. तो वो वैसे ही जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या प्रोड्यूस किया. द ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुवैक्स ऑफ आर टाइम. हमारे टाइम के जो है इन लोगों को प्रोड्यूस किया. किसने? ब्रूटैलिटी ने, ऑपरेशन ने. क्योंकि जब कोई जुल्म होता है तो उसे दूर करने के लिए, मिटाने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं. उस ऑप्रेस सिस्टम को हटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं. मैन ऑफ सच की, ऐसे ये जो लोग हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं. किसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी? उनमें करेज था, विजडम समझ थी, जनरोसिटी थी, निर्मलता थी. दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, कि ऐसे जो है दोबारा कभी हम नहीं जान सकते, ऐसे कभी दोबारा नहीं आएंगे. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. परहैप्स मीन्स शायद, रिक्वायर्स मीन मांग होती है, मांग करते हैं, सच डेप्थ्स गहराई, ऑपरेशन जुल्म, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. तो शायद ये मांग करता है, इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, यानी जुल्म की कुछ ऐसी गहराई की मांग होती है. टू क्रिएट, कि किसी भी चीज़ को की क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर की हाइट्स, यानी कि उनके जो कैरेक्टर है, उनका जो ये पूरा रोल है, उसकी ऊंचाइयों तक छूने के लिए ऑपरेशन की गहराई की, जुल्म का बहुत गहराई की जो है एक रिक्वायरमेंट हो जाती है. यानी कि जब जुल्म बढ़ता है तभी जो है उच्च जो है कैरेक्टर वाले लोग उभर कर सामने आते हैं. कहते हैं ना, मुश्किल में जो है हमारी जो है स्किल्स, हमारी जो है कैरेक्टर की खूबियाँ उभर कर सामने आने लगती हैं. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. अब वो अफ्रीका की जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या होता है, तो इनके थ्रू समझते हैं. मेरा जो देश है वो किस में रिच है, यानी भरपूर है, भरपूर मात्रा में है. वहाँ पर मिनरल्स हैं, जेम्स यानी कि जेम्स आप मान सकते हैं हीरे मोती, दैट लाई जो पड़े हैं, रहते हैं, beneath यानी नीचे, इट्स सोल जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नॉन, पर मैंने हमेशा ये जाना है, दैट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसकी जो बहुमूल्य संपत्ति है वो क्या है, इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि सबसे अच्छे और सच्चे हैं, दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं. तो वो बता रहे हैं कि जो ट्रू वेल्थ है वो किस में है, लोगों में, वो भी जो देशभक्त हैं, देश के प्रति जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं.
तो अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझते हुए इसको चल रहे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कि ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल के जो दिन चले हैं, पूरा ये जो एक प्रोसेस चला है, दैट आई लर्न, और मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, और मैंने क्या सीखा है, हिम्मत का, करेज यानी साहस का मतलब को अच्छे से समझा है। टाइम एंड अगेन कि टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और समय के साथ बार बार मैंने ये देखा है और समझा है, मैंने देखा है कि और मर्द, औरतें, नर और नारी रिस्क लेते हैं, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और किसका रिस्क लेते हैं, अपनी जान का, गिव देयर लिव्स, और अपनी ज़िंदगियां दे देते हैं, अपनी जान दे देते हैं, किसके लिए, कि एन आइडिया के लिए, और आइडिया भी कैसा, आज़ादी का, एक सोच के लिए, कि हमें इस अपार्थिव जो सोच है, ये सिस्टम है, ये जुल्म है, इससे बाहर आना है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है मैंने देखा है पुरुषों को कि जो स्टैंड अप टू अटैक्स, जो कि अटैक करते हैं, उस स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, जो खड़े हैं किसके विरुद्ध, अटैक्स के और टॉर्चर के, बिना टूटे, यानी कि उन पर इतने जुल्म हो रहे हैं पर वो बिना टूटे क्या कर रहे हैं, पूरी जो है फर्मली वो खड़े हैं, स्टैंड हैं, उन्होंने किसके खिलाफ, जो उन पर अटैक्स हुए और उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें जुल्म किया गया, विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो रेजिलेंस होता है दृढ़ निश्चयता, डिफाइज यानी कि किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया, इनकार करना, तो वो बिना टूटे खड़े रहे, शोइंग, और शो किया उन्होंने अपनी ताकत का और अपनी फर्मिटी का, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि हमारी इमेजिनेशन भी जिससे कई बार इनकार कर देती है कि इतना भी जुल्म किसी पर हो सकता है। बट सॉरी, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रम्फ ओवर इट। मैंने ये सीखा, आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज, कि ये जो करेज है, साहस है, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ, और ऐसा नहीं है कि इसमें डर नहीं होता है, कि फेयर, एब्सेंस ऑफ फेयर है, फेयर यानी डर की एब्सेंस है, ऐसा नहीं है कि साहसी लोगों के अंदर डर नहीं होता, बट द ट्रियम्फ होता है जीत, विक्ट्री ओवर इट, पर क्या होता है, वे अपनी, इसका ये होता है, इसके ऊपर काबू पाना, इसके ऊपर जीत पाना होता है। करेज का मतलब अपने डर के ऊपर जीत पाना। द ब्रेव मैन, जो बहादुर लोग हैं, इज़ नॉट, नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर लोग वो नहीं होते, कि ये नहीं है कि हु डज नॉट फील, कि वो डर महसूस नहीं करते, डरते नहीं हैं, बट ही हु कंकर्स दैट फेयर, पर वो होते हैं जो कंकर्स यानी विजय प्राप्त करते हैं, विक्ट्री प्राप्त करते हैं, किस पर, इस डर पर। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसके स्किन के कलर की वजह से, और हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड की वजह से, और उसके धर्म की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। अब देखिए वो यहाँ पर बता रहे हैं, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग दूसरों से नफरत करनी, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को नफरत करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और वो कह रहे हैं कि अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, नफ़रत कर सकते हैं, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर नफ़रत की जा सकती है, नफ़रत करना सिखाया जा सकता है, तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, वो कहते हैं प्यार जो होता है वो पूर्णतः नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर इंसान के अंदर मौजूद होता है, वो कम्स, बहुत नेचुरली आता है इंसान के अंदर, टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के दिल में, मानव हृदय में, दैन इट्स ऑपोजिट, ना मतलब दैन इट्स ऑपोजिट यानी घृणा के मुकाबले में, ऑपोजिट कह रहे हैं घृणा को, क्योंकि
जो प्यार है उसके ऑपोजिट घृणा है। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऑपोजिट, घृणा के ऑपोजिट जो है प्यार, जो है वो बहुत ही नेचुरली ह्यूमन हार्ट में, जो हमारा हृदय है ह्यूमन हार्ट, उसमें आसानी से आ जाता है कि प्यार करना ज़्यादा आसान है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट होता है बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा दुख देने वाला, डरावना। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits। कॉमरेड्स यानी वो उनके जो सहयोगी हैं, जो सेना से रिलेटेड, जो उन्होंने उनका साथ दिया, उनके कॉमरेड्स, उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में जो बहुत ही भयंकर, जो डरावना समय उन्होंने बिताया, उस समय भी व्हेन माय कॉमरेड्स, मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जबकि हमें हमारी लिमिट्स के भी पार फेंक किया गया, यानी जुल्म जो है उससे भी पार धकेला गया जितना वो सह सकते थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। ग्लिमर होता है एक छोटी सी चमक। मैंने क्या देखा? मानवता की एक छोटी सी चमक देखी एक गार्ड में, गार्ड्स, वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड्स में, जो वहाँ पर वो प्रिजन की बात बताते हैं, वहाँ पर उसमें एक फिर भी मानवता, कुछ मानवता उनमें देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ एक पल के लिए ही देखी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, पर ये एक पर्याप्त थी मुझे ये यकीन दिलाने के लिए, दैट कीप मी गोइंग, कि मुझे आगे बढ़ना है, कि मुझे प्रेम ही फैलाना है, प्रेम से ही लोगों को जीतना है। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने जब वो चमक उस इंसान के अंदर चाहे कुछ पल के लिए ही देखी, तो ये मेरे लिए इनफ हो गया कि प्यार जो है वो ज़्यादा आसान है और इसको भी करना सिखाया जा सकता है, जैसे कि हेट लोगों के दिलों में भरी जाती है। तो रीअश्योर मी, इसने मुझे क्या किया? रीअश्योर किया, मुझे ये संतावना दी, मैं इस चीज़ में पक्का हुआ कि कीप मी गोइंग, के मुझे आगे बढ़ना है। मेंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक मशाल की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो कि छुपाई तो जा सकती है, हिडन यानी कैन बी हिडन, छुपाई जा सकती है, एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, पर इसको बुझाया नहीं जा सकता, और ये जो है हमेशा उसके हार्ट में कहीं ना कहीं छुपी हुई जलती रहती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हम इसको इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।